एसिडिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का मतलब बड़े कंपाउंड्स, ये मैं केमिकली डिफाइन कर रहा हूं उनको, फंक्शनली नहीं। ऑर्गेनिक एसिडिक पॉलीमर्स मेड बाय न्यूक्लियस और मेड विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। वो ऑर्गेनिक और एसिडिक कंपाउंड जो न्यूक्लियस बनाता है, देखो आप जानते हैं न्यूक्लियस ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर साइटोप्लाज्म पूरा करता है, यस और नो? यस सर। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स क्यों खास हो जाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको न्यूक्लियस खुद बनाता है। समझ में आ रही? साइटोप्लाज्म को नहीं कहता कि तुम बनाओ, बल्कि खुद बनाता है, इसीलिए ये बाकी कंपाउंड से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिडिक पॉलीमर्स यानी बड़े बड़े कंपाउंड जिनको न्यूक्लियस खुद बना रहा है, उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। अब सवाल है कि न्यूक्लियस क्या क्या बना रहा है? तो भाई जवाब ये है कि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में बन रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले ही क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस में बन रहे हैं। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। पहला बेटा, जिसको आपने नाम सुना हुआ है डीएनए, और दूसरा आपने पढ़ा है आरएनए, स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acids, डीएनए एंड आरएनए। ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियस में बनते हैं। ठीक हो गया? अब डीएनए आरएनए दोनों आपने सुना हुआ है, लेकिन ये पहला मौका होगा आपके करियर में जिसमें आप डीएनए और आरएनए, जैसे प्रोटीन पढ़ा तो कैसे बनता है, अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा, सेल्यूलोज पढ़ा, स्टार्च पढ़ा, याद है कुछ? निमरा, नौशाद, फरजा मोहनी, याद है? तो इसी तरह आप डीएनए और आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए अनलाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था डीएनए और आरएनए को इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। और ये स्ट्रक्चर की स्टडी पूरी नहीं थी, एक्सप्लेन्ड नहीं थी, इसीलिए डीएनए के बारे में बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन फिर अल्लाह भला करे, मोहतरम साहब वॉटसन का, मोहतरम साहब क्रिक का और रोजीलैंड, ये तीन केमिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, अच्छा ये एक बार एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी, ये टेक्निक का नाम है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम सुना है फिजिक्स में तुम लोगों ने कभी? जी हाँ भाई, सिर्फ एक बच्चे ने सुना हुआ है, अबीहा, सबाहत, निमरा, फरजा। डाइफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पता है क्या होती है? सर डाइफ्रैक्शन सुना है। तो आप यूं समझ लें कि अगर क्रिस्टल्स के अंदर एक्सरे को यूज करके डाइफ्रैक्शंस का फिनोमिना कराया जाए तो उसे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक कहते हैं। खुलासा ये, आपसे कोई पूछेगा नहीं क्या होती है, बस आपको ये बताना होना चाहिए कि वॉटसन, क्रिक और रोजीलैंड ने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफिक टेक्निक को यूज करते हुए डीएनए का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिटेल स्ट्रक्चर ना सिर्फ फाइंड आउट किया बल्कि उसे एक्सप्लेन किया। और इस पर इनको, क्योंकि ये साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी कामयाबी थी कि इस पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। हेलो हेलो जी बोले। जी सर।
अच्छा, क्या करें? शम्वानी को फोन करके बोलो वो जाके मालूम करने हॉस्पिटल। असल में हमें प्री सेटअप करके रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो उस दिन इंजेक्शन लेके बंदा पहुंच जाए, उसके बाद वो कहें स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अभी ये मसला हो रहा है, अभी ये नहीं है। मुझे ये घबराहट हो रही है कि एपचरा इंजेक्शन भी लेके बंदा पहुंच गया और वहां पर रुका, आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बोला होता है कल जाके कर ले मालूम। हाँ। हम्म। ताबिंदा मेरा तो मशवरा ये है कि ताबिंदा से आप नंबर लेने की कोशिश करें हनीफ हॉस्पिटल में। मुझे याद है लास्ट टाइम उन्होंने कोई नंबर दिया था कि भाई इनको बता दें, या जुबैर ने बताया था कि आगे इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा पेशेंट आएगा इंजेक्शन लगवाने के लिए। सही है। ओके। अच्छा भाई, तो वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला, रोजीलैंड को नहीं मिला, बताएं क्यों? तुक्का लगाएं। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डीएनए कैसा होता है, क्योंकि ये हम जो जान रहे हैं ये असल में हम नहीं जानते, ये वॉटसन और क्रिक हैं जो हमें बता रहे हैं कि डीएनए कैसा होता है। लेकिन मैंने कहा कि वॉटसन, क्रिक और रोजीलैंड तीनों ने मिलकर ये मॉडल पेश किया था, लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ वॉटसन और क्रिक को मिला, रोजीलैंड को क्यों नहीं मिला? तुक्का लगाएं। सर वो वॉटसन और क्रिक ने जो है वो ज्यादा डिटेल में बता दिया होगा आगे। जी, निमरा नौशाद, फरजा मोहानी, तुक्का लगाइए। रोजीलैंड कंक्लूजन ही बना पाया था, लेकिन उसको थ्योरी पता चल गई थी। फरजा। सर उसको काट दिया गया था। कार्ड उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हो गई है, रोजीलैंड को कटा दिया। जी आवाज भाई, आपको तो पता होगा। क्या चीज? कि रोजीलैंड को नोबेल प्राइज से महरूम क्यों कर दिया गया? ये अपनी रोजी कमाने में लगी हुई है। जी नहीं, इसलिए क्योंकि जब वॉटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए फॉर्मुलेट हो रहा था, उसी दौरान रोजीलैंड साहब मर चुके थे, इंतकाल फरमा चुके थे, तो ये खुद अवेलेबल ही नहीं थे लेने के लिए नोबेल प्राइज। खैर ये एक हिस्ट्री की बात है, एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएगी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ये तो आपको डेफिनेशन में समझ में आ गया कि दे आर ऑर्गेनिक एसिडिक पॉलीमर्स मेड बाय द न्यूक्लियस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। लेकिन अब उसके बाद जो कुछ हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है एक मॉडल के थ्रू, जिसको हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये पढ़ने वाले हैं। हम डीएनए का स्ट्रक्चर इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को रेफरेंस बनाकर आरएनए का स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे। तो आरएनए का स्ट्रक्चर हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, डीएनए में ही सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। याद रहे कि ये चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स नई आएंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। मेरे बच्चों, जब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, जब हमने उसमें प्रोटीन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जब उसमें हमने अमाइनो जो चीज पढ़ी थी, जो जो पॉलीमेरिक कंपाउंड से, तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई कंपाउंड बड़ा होता है तो हम उसे उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये ना समझ लें कि वो बना कैसे है, मोनोमर उसका क्या है। क्या ख्याल है? हम वहां ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आए कि हर पॉलीमर का कोई ना कोई क्या होता है, मोनोमर। मोनोमर। तो क्या अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, डीएनए क्या एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है या नहीं जी है? तो इसका मतलब इससे पहले कि डीएनए के स्ट्रक्चर में घुस जाएं, हमें इसका मोनोमर जानना पड़ेगा, और वो मोनोमर है, जैसे वहां पर होता था अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिए, है जी, और कार्बोहाइड्रेट के लिए होता था मोनोसैकेराइड, इसी तरह डीएनए का जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ताकि फिर हम समझें
कि हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म डीएनए। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, यहां से डिस्कशन शुरू हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं, फिर उनके मॉडल को एक्सप्लेन करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थे इसलिए दे वर नेवर, इट वाज नेवर इजी टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर। फाइनली वाटसन क्रिक ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक को यूज करते हुए मॉडल को एक्सप्लेन किया, और फिर उन्होंने पहली बात जो आपको समझाई वो इसके पॉलीमर के हवाले से थी कि भाई डीएनए जो है वो जिस मोनोमर से बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे किसे कहते हैं ध्यान में रखिएगा, ये आगे A2 में भी काम आएगा। ऐसा कंपाउंड जो 3 चीजों से मिलकर बना हो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कौन सी 3 चीजें ये भी बताना जरूरी है। पहला मेरे बच्चे, पहला जो सब्सटेंस उसमें जरूरी है वो है पेंटोज शुगर। जब मैं लिख रहा हूं शुगर, इसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है। और पेंटोसिस मैंने बताया था, पेंटोसिस किसे कहते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन हो। यस और नो? जी सर। पेंटोज शुगर। दूसरा जो उसका कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजीनस बेस, यानी ऐसा बेसिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो। और तीसरा जो उसका कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो कंपाउंड भी देखो, न्यूक्लियोटाइड खुद कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि खुद भी ये 3 चीजों से मिलकर बना है। जो कंपाउंड भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, कौन सी 3 चीजें, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजीनस बेस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड, और फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब अगर मैं डीएनए के लिए बात करूं तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर पार्टिसिपेट करती है, डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है उसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। इज दैट क्लियर? फॉस्फेट ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप यहां पर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड का आयोनिक फॉर्म है इन फॉर्म ऑफ PO4-3। PO4 बोलो भाई -3। ये बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। जी PO4-3। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजीनस बेस पर। नाइट्रोजीनस बेस क्या है ये थोड़ा समझना है। फरवा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। परवा एएस की क्लास चल रही है बेटा, 8 ओके सॉरी सर। ओ लेवल की क्लास जो है वो 15-18 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है ओके सर, आई एम सॉरी। मेरे बच्चों, समझना जरा। तो नाइट्रोजीनस बेस जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं तरीके से ताकि याद रहे। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। बात भाई, अगर आपको भी याद हो तो आपको इसके अंदर कंफ्यूजन बाकी होंगी नाइट्रोजीनस बेसिस के अंदर, या है नहीं है? बेटा नाइट्रोजीनस बेसिस 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे नाइट्रोजीनस बेसिस जिनके स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है। मोनोसाइक्लिक का मतलब यानी स्ट्रक्चर में एक रिंग का क्या मतलब कि इनके स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है इस तरह की, ठीक। जबकि दूसरे होते हैं डायसाइक्लिक, जिनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती, तो वो कुछ ऐसे होते हैं। समझ में आ रही बात? 2 रिंग्स होती हैं। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बना हुआ आ जाता है, कभी आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन आप इसीलिए इसलिए बता रहा हूं, मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेसिस 2 तरह की हैं। एक कहलाती है मोनोसाइक्लिक बेसिस यानी जिनमें एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है, और एक कहलाती है डाइसाइक्लिक जिनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती है। मोनोसाइक्लिक का जो असल नाम है जिससे आपको उसको याद रखना है वो है पिरिमिडीन और पायरिमिडीन बेस।
और डाइसाइक्लिक का जो नाम है वो है प्यूरीन बेस। अच्छा, इसमें अब मसला शुरू हो जाता है बच्चों को, यहीं से ये कंफ्यूजन क्यों होती है। वो ये तो याद रखते हैं कि एक में एक रिंग थी, एक में दो रिंग थी, लेकिन आपको ये भूल जाता है कि पिरिमिडीन कौन सी वाली थी, प्यूरीन कौन सी वाली थी। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ये आदत होती है कि वो निमोनिक बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मोनोसाइक्लिक का स्ट्रक्चर छोटा है, नाम बड़ा है। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन में से स्पेलिंग किसकी बड़ी है, पिरिमिडीन की। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसका स्ट्रक्चर छोटा है। ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि पिरिमिडीन वो होते हैं जिनमें सिंगल रिंग होती है, और जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। तो अब पिरिमिडीन और प्यूरीन का वर्ड तुम्हें याद रहेगा, और तुम्हें यह भी याद रहेगा कि किसका स्ट्रक्चर बड़ा और किसका स्ट्रक्चर छोटा होता है। मैं क्लियर? यस सर। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। प्यूरीन पिरिमिडीन बेसिस फिर फर्दर दो टाइप्स की होती है। पिरिमिडीन बेसिस फर्दर दो टाइप की होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं, यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, वो होती हैं साइटोसिन और थायमीन। और प्यूरीन बेसिस भी दो टाइप्स की होती हैं, वो होती हैं गुआनिन और एडिनिन। ये सारे नए नए नाम आ रहे हैं। अब यहां पर भी और खिचड़ा बन जाता है बच्चों को। साइटोसिन, अच्छा ये तो अभी पहले दफा सुन रहे हो तो इसलिए अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आगे चैप्टर में बार बार आएगा साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, गुआनिन, तो याद हो जाता है। लेकिन ये जहन में रखना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी वाली प्यूरीन है और कौन सी वाली पिरिमिडीन है। तो इसका भी निमोनिक आपको दे देते हैं, याद रख लेंगे तो आसानी होगी। इसका निमोनिक है पीसीटी। पीसीटी क्या होता है? ये आपने किडनी में पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, किडनी का एक पार्ट होता है पीसीटी। तो यहां पर पीसीटी क्या है कि पिरिमिडीन बेसिस कौन सी होती है, साइटोसिन और थायमीन। अब आप कहें सर इस तरह से तो प्यूरीन में भी पी आता है, तो वहां पर क्या करेंगे? तो वहां हमने निमोनिक बनाया हुआ है पुगा। पुगा क्या होता है? गुब्बारे को कहते हैं, फुग्गे। वहां से निमोनिक फनी होते हैं, इसलिए आप कहें यार इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन ये निमोनिक से याद रहेगा। या पुगा याद रखो तो दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा। पुगा में पीयू आ रहा है, तो इसका मतलब पीयू से पता चल गया ये प्यूरीन है। और उसमें कौन से बेसिस आते हैं? गुआनिन और एडिनिन। तो अगर पुगा याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि साइटोसिन और थायमीन जो है वो कहां आते हैं, पिरिमिडीन में। तो कोई एक निमोनिक सही याद रखना होगा, या दोनों याद रहे तो बहुत अच्छा है। पीसीटी, that is pyrimidine bases contain cytosine and thymine, and purine bases contain guanine and adenine. एडेनिन और गुआनिन दोनों क्योंकि प्यूरीन बेसिस हैं, इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर में दो दो रिंग होंगी। थायमीन और साइटोसिन चूंकि पिरिमिडीन बेस है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर एक एक रिंग पर होगा। यस और नो? यस यस सर। इसको कॉपी करो पहले यहां तक। फर्जा याद रख पाओगी इसको? जी बेसिस सर। में कंफ्यूजन को अवॉइड करना जरूरी है बेटा। इज इट क्लियर? ये पुगा में यू यूरेसिल के लिए नहीं कह सकते? अबे अब तुम उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दो तो अलग बात है भाई। अभी डीएनए पढ़ रहे हैं, डीएनए में यूरेसिल कहां से आ जाएगा ये बताओ मुझे, बताओ। आरएनए की बात हुई थी। नहीं हम डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या नाम है तुम्हारा? ईमान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ईमान बेटा अभी क्लास चल रही है एएस की, आप लोगों की क्लास 6:15 का टाइम था, 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। अच्छा जी बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब ये समझना कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर एक शुगर हो, उसमें इन चार नाइट्रोजीनस बेसिस में साइटोसिन, थायमीन, गुआनिन, एडेनिन में से कोई एक बेस लगी हो और फॉस्फेट ग्रुप लगा हो। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एम आई क्लियर? जी सर। मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर दिखा रहा हूं।
एक न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शुगर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये सारी गिनती याद होनी चाहिए। कार्बन नंबर 1 आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बनाना सीखा था ना, वहां पर हेक्सोन्स बनाया था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीखा था, यस और नो? यस सर। जी तो यहां पर याद रखिएगा, एक पेंटागोनल रिंग है, ये कौन सी रिंग कहलाती है? फ्यूरानोज रिंग। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ाया था, इस रिंग को क्या कहते हैं? फ्यूरानोज रिंग, कि जिसमें कोने 5 होते हैं लेकिन कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 4। और 5th कार्बन जो है वो कितने मरिंदी? 5th कार्बन यहां पर है, दिस इज 5th कार्बन राइट हियर, आउट ऑफ द रिंग। 5th कार्बन इज राइट हियर। जिन्होंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो, दिस इज अ फ्यूरानोज रिंग। ये पेंटोज शुगर मैंने बनाया है, जो आपको बनाना आना चाहिए, कि जिसमें 5 कोने वाली रिंग बनाई है लेकिन इसमें कार्बन 4 हैं। और ऐसी रिंग को हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ाया था, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। फ्रक्टोज में भी ऐसा होता था। तो 1 2 3 4 कार्बन की नंबरिंग याद रखनी जरूरी है, और याद रखना जरूरी है कि 5 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, बाकी 4 पे कार्बन है, 1 2 3 4। और फिर 5th कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द पेंटोज शुगर। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो जी सर फरजा? ये फ्यूरानोज रिंग लिख देना, कैसे लिखेंगे? बेटा ये आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ चुके होंगे, फ्यूरानोज रिंग, ऐसी रिंग जिसमें कोने 5 हो लेकिन कार्बन 4 हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में फर्जा बताया था ना, ये पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग। जी जी सर सर। मैंने नहीं ली है वो क्लासेस, मेरी मिस हुई हुई थी। उस वक्त तुम ओ लेवल दे रही थी ना, तुम कैसे लोगी? जी। मेरी भी। उसके बाद बेटा क्या हुआ, तुम लोगों का मसला पता है क्या है? करना तो सबने अपनी मर्जी से ही है ना। अब अभी जैसे ओ लेवल अक्टूबर नवंबर का एग्जाम आ रहा है, अब जनाब यार ये लंबे लंबे मैसेजेस पेरेंट्स के, यहाँ रिटन एप्लीकेशंस पड़ी हुई है कि सर 1 महीने का ब्रेक दे दें। वो एएस ने का एग्जाम A2 वालों ने देना है, वो कह रहे हैं सर 2 महीने का ब्रेक दे दें दरमियान में। तो भाई ब्रेक तो दे दें, फिर आगे जब आप ब्रेक लेकर 2 महीने के बाद तशरीफ लाएंगे, उस वक्त तो आप टीचर से उम्मीद रखेंगे कि वो जो 2 महीने गुजर गए हैं, अब वो 2 महीने का जो गुजर जाने की वजह से जो काम जमा हो गया है, वो आपको टीचर बचे हुए महीनों में करा दे। तो फिर मतलब ये हुआ कि भाई जहां आपने रिलैक्सेशन लेनी थी वो रिलैक्सेशन भी आप ही को मिल गई, फिर जहां लोड बढ़ता है वो भी टीचर के ऊपर बढ़ गया। तो फिर जब एंड में सारा नजला टीचर के ऊपर गिरना है, तो फिर ये तो नाइंसाफी है टीचर के साथ। बहरहाल, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब उसके बाद बेटा कार्बन, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक बातें। कार्बन नंबर 1 पर बेटा, कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है नाइट्रोजीनस बेस। कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है नाइट्रोजीनस बेस। और कितने तरह की नाइट्रोजीनस बेस थी? साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन, एडिन। कोई एक अटैच होगी, कोई एक अटैच होगी, या तो एडिनिन या साइटोसिन या गुआनिन। तो मैं फिलहाल यहां नाइट्रोजीनस बेस लिख देता हूं। और किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है? वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है यहां पर? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसाइड। ये भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 2 में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर बना, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ये अभी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फिर आखिर में इसके ऊपर आकर जुड़ता है क्या? फॉस्फेट ग्रुप, राइट है। और अब ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है। अच्छा, यहां कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है? यहां जो बॉन्ड बनता है वो होता है बेटा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। नाम सारे नए हैं, मुश्किल लग रहे होंगे, बट याद रखने हैं। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। So that's how a single nucleotide look like. Is that clear? यस
हाँ भाई, फरजा, निमरा, अबीहा, सबाहत, अबाद, यहां तक कोई सवाल है? ये 1 पे क्या अटैच हुआ है ये बता दो। कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर पर नाइट्रोजीनस बेसिस जो 4 तरह की हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनमें से कोई एक बेस अटैच होगी एट वन टाइम। और किस बॉन्ड से अटैच होगी? वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नंबर भी याद रखना है किस कार्बन से है और कौन सा बॉन्ड है वो भी। फिर इसी तरह फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5वें कार्बन से अटैच होता है, जो रिंग से बाहर वाला कार्बन था। और इस यहाँ जो बॉन्ड बनता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो वॉटसन और क्रिक ने ये बताया कि डीएनए या आरएनए बनाने में जो बेसिक मोनोमर है, जो फिर आपस में कंबाइन होकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं, वो बेसिक मोनोमर ये न्यूक्लियोटाइड है। एम आई क्लियर? यस। अब ऐसे ही हजारों नहीं, लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में असेंबल होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो फिर डीएनए जैसा मॉलिक्यूल बनना शुरू होता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है ड्रॉ करना आ गया ना तुम लोगों को? जी। जी सर। तो अब वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल में कहा वो क्या कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उन्होंने कहा डीएनए इज अ twisted ladder made up of polynucleotide sequence। क्या कहा बेटा? कि डीएनए क्या है? एक ट्विस्टेड सीढ़ी है, एक ऐसी सीढ़ी जो टेढ़ी हो गई और किससे बनी हुई है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट से। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? और आप Yes, sir. इस पॉइंट में जब उन्होंने डीएनए को लेडर कहा है, तो लेडर में कितने आर्म्स होते हैं? एक ही आर्म होता है, 2 आर्म होते हैं? 2 आर्म। दो। तो इसी से आपने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यस और नो? यस सर। डबल, क्योंकि लेडर को देखो तो लेडर में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, 2 आर्म्स होते हैं और दरमियान में स्टेप्स होते हैं। और इसीलिए आप डीएनए को जब ड्रॉ करते हैं, अगर आपको याद हो, कैसे ड्रॉ करते हैं डीएनए को? ऐसे ही होता है ना ड्रॉ? जी। जी सर। ठीक है जी। तो अब, और लेडर क्यों कहा? क्योंकि ये, और ट्विस्टेड लेडर। तो डीएनए कैसे ड्रॉ होता है? आप क्या देखते हैं? कुछ इस तरह से आपने डीएनए देखे हैं डायग्राम्स में, जो आज तक बुक वगैरह में देख, तो देखने में क्रिस्टेलोग्राफिक इमेज में डीएनए अपेयर होता है जैसा कि एक लेडर है, जो जिसके आर्म्स जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं, घूम गए हैं, फ्लेक्स हो गए हैं, और इसलिए उन्होंने इसको डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या ट्विस्टेड लेडर का नाम दिया। और ये ट्विस्टेड लेडर किससे बनी हुई है? ये सारी बनी हुई है, अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं तो ये सारे जो लेडर को बना रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो आपस में असेंबल होकर लेडर बना रहे हैं या चेन बना रहे हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह रहे हैं। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? मेरे बच्चे, मजे की बात यह है कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमें एक ट्विस्टेड लेडर लगता है या एक हेलिकल स्ट्रक्चर लगता है, वो शुरू से एक हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। बल्कि अगर हम इस डीएनए को अनजिप करें, डीएनए को क्या करें? अनजिप करें, यानी कि डीएनए को यहां से इमेजिन करें कि हम डीएनए को यहां से अनजिप कर रहे हैं और डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं अलग होते हुए। आप समझ रहे हैं? तो जब हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं तो हमें नजर आता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो तो हेलिकल है ही नहीं,
बल्कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने पे हमें नजर आता है कि वो डीएनए के स्ट्रैंड्स तो लाइक अ नॉर्मल स्ट्रैंड स्ट्रेट है, ये लेडर तो एक नॉर्मल लेडर की तरह सीधी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं तो ये हेलिकल अरेंजमेंट में चले जाते हैं? ये आंसर हमें उस वक्त मिलेगा जब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो आए समझते हैं, मैं इसको रिवर्स में लेके जा रहा हूं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था हेलिकल स्ट्रक्चर, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने अनजिप किया, इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक स्ट्रैंड कैसा होगा। तो इसको आप यहाँ पर फॉलो कीजिए मेरे साथ डायग्राम में। अगेन डायग्राम की सारी इंपॉर्टेंस है। अब इस एक स्ट्रैंड को, मैं ये वाला स्ट्रैंड आपके सामने इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर ड्राइंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। आपको मालूम है एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है बच्चों? क्या एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही होता है जैसा मैं बना रहा हूं? जी सर। जी सर। यस सर। ये एक न्यूक्लियोटाइड की शेप है, आप अच्छे से जानते हैं। तो अच्छा जी, और आपको मालूम है भैया कि जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो मैं मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स एक बार बना लूं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं मेरे साथ। ऑटो करेक्शन की वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप तो मेरे ख्याल से समझ तो पा रहे होंगे कि क्या बन रहा है। अच्छा, क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रही है? ये सारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड हैं। अब आए समझते हैं क्या हो रहा है। बेटा ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाते हैं, और लाइन अप होने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। होता ये है कि ये कौन सा कार्बन था? कार्बन नंबर 1, ये था 2, 3, 4 और 5। यस और नो? यस इसका सर। मतलब है ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये 3 है, ये 5 है ना? ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। होता ये है कि when nucleotides are lined up, what happens is that a new chemical bond is formed between carbon number 3 and carbon number 5. Between carbon number 3 and carbon number 5. तो अगर आप इस चीज को इमेजिन करो तो यू कैन क्लियरली सी कि जब ये आपस में ज्वाइन होंगे, दे विल मेक टुगेदर अ स्ट्रैंड। यस और नो? कैन यू सी देम एज अ स्ट्रैंड? यस, यू कैन सी देम एज अ स्ट्रैंड। तो अब क्या हुआ, ये जो चीज हम यूं देख रहे थे, यहां पर ये हमें नजर आ रही थी, ये पूरा जो हमें नजर आ रहा था, नाउ वी कैन सी कि ये किस तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज 3 to 5 सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड्स आर असेंबल्ड टुगेदर in 3 to 5 sequence because the bond is formed between carbon number 3 and carbon number 5. This is called 3 to 5 sequence. Am I clear? That's how one strand is made up of. अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, डेफिनेटली यहाँ पर अगर नाइट्रोजिनस बेस में पुट करूं तो अगर मान लो यहाँ एडिनिन है तो हो सकता है यहाँ पर गुआनिन हो सकता है यहाँ फिर से गुआनिन हो सकता है यहाँ साइटोसिन हो, यहाँ फिर से एडिनिन हो, यहाँ थाइमिन हो, कोई भी बेस हो सकती है। यस और नो? भाई चारों बेसेस जो आपने पढ़ी थी उनमें से कोई एक बेस होगी। मुझे निम्रा और फरजा की आवाज सुनने में नहीं आ रही है। जी निम्रा, फरजा, नहीं समझ में आ रही बात? नहीं सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है, ओके।
ये आपको बात समझ में आ गई। अब आ जाए सामने वाले स्ट्रैंड पर। बेटा सामने वाले स्ट्रैंड पर पहली चीज, सामने वाले स्ट्रैंड को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिहाज से कुछ ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जो मैं नया स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड बनाऊंगा, वो इसके लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसे आए समझते हैं। मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो। सबसे पहली चेंज, अगर तुम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मेरे साथ पढ़ा था तो तुम्हें याद होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी तुमने ये पढ़ा था कि शुगर का मॉलिक्यूल रिवर्स हो सकता था सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर। जी सर, जी हो सकता है। भाई फर्जा याद आता है, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में शुगर का मॉलिक्यूल रिवर्स हो जाता है जी 180 डिग्री रिवर्स। तो आप देखिए मैंने शुगर का मॉलिक्यूल उल्टा बनाया है, और उल्टा बनाने पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बनाने पे कोई और तब्दीली नहीं आई, बस कार्बन नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और कार्बन नंबर 5 ये बनाया मैंने। इज दैट क्लियर? तो पहली चीज जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे बेटा हमें नजर आती है, क्या नाम है तुम्हारा, सबाहत, तुमने अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा अभी, लेकिन तुम्हें ये नजर तो आ रहा है ना कि दूसरे स्टैंड पे क्या तब्दीली नजर आ रही है हमें, कि दूसरे स्टैंड पर हमें, अलाइनमेंट की सॉरी अभी क्लियर बात समझ में आ रही है? अलाइनमेंट की अलाइनमेंट की, कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो 180 डिग्री रिवर्स हुआ है। क्या ख्याल है? जी सर। मेरे बच्चे सबसे पहले हमें ये नजर आ गया। अच्छा इसमें अगर लेबलिंग कर लें तो आप अच्छे जानते हैं कि ये कार्बन नंबर 5 होगा, और यहां पर ये कार्बन नंबर 3 होगा। ये सुनो, यस सर। बेटा यस सर। अब ये दूसरे वाले स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे जुड़ते हैं, उसमें कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन नंबर 5 किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? कार्बन नंबर, बोलो बेटा। कार्बन 3 कार्बन 3 के साथ। वहां क्या हो रहा था, सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या हो रहा था कि कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ रहे हैं। यानी इसको हम कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, अब आप देख रहे हो दो थ्रेड्स आपको नजर आ रही है, अगर आप पूरे पिक्चर को इमेजिन करो, दो थ्रेड्स आपको पैरेलल एक दूसरे की खड़ी हुई नजर आ रही है। जी सर। और यस सर। एक स्ट्रैंड पर हम कहते हैं जो सीक्वेंस है वो 3 to 5 सीक्वेंस है, और दूसरे स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस है वो 5 to 3 सीक्वेंस है, या इसको यूं भी कह सकते हैं 3 to 5 प्राइम सीक्वेंस। 3 to 5 सीक्वेंस, और दूसरे स्टैंड पे 5 to 3 या 3 to 5 प्राइम सीक्वेंस। प्राइम सीक्वेंस मतलब उल्टी डायरेक्शन में, यानी 5 to 3। ये दो सीक्वेंसेस हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा ये जो बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पर, क्योंकि आपको याद होगा कार्बन नंबर 5 पे कौन लगा हुआ है, फॉस्फेट, या सुनो, यस। कार्बन नंबर 5 पे क्या यस लगा सर। हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। यस तो सर ये जो नया वाला बॉन्ड बन रहा है ना, दैट इज आल्सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये नया वाला बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो फॉस्फोडाइएस्टर डाइएस्टर बॉन्ड है। ये अच्छे से समझो, मुझे पता नहीं तुम लोग स्कूल तक याद भी रखोगे इसको या नहीं रखोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तुम लोग को वाकई अच्छी से अच्छी, तो ये चैप्टर बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब तो मुझे ये डर लग रहा है तुमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिस पूरा जहन से तुम निकल गया। रिवाइज किया था तुमने फरजामानी कॉपी का सारा काम अपनी? सर अभी इंट्रोडक्शन टाइप दी थी, इतना ज्यादा नहीं करवाया मैंने। अबे तो तुम अपने तौर पे तो रिवाइज करोगी ना, कि क्लास के अंदर जी हर जी सवाल का आज जवाब दोगी। हर मिस ने यहाँ सवाल पूछा, ठक करके जवाब मिस ने, बल्कि मिस से उल्टे आपने सवाल पूछ लिए कि मिस जरा ये तो बताएं। तो मिस भी हैरान के जी सर। फर्जा को क्या हो जाए, फर्जा को क्या हो गया भाई। और
इससे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। खैर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से दो स्ट्रैंड खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आप देखें लेडर के, अगर इसको लेडर की तरह इमेजिन करो तो लेडर की जो साइड्स हैं वो खड़ी हो गई हैं, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। अगर मैं क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन क्रिक ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो लेडर होती है, ट्विस्टेड लेडर, इसकी जो साइड्स हैं या जो इसकी बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट पे खड़ी होती है, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। अगर आप गौर से देखें तो आपको सारी बैकबोन में शुगर फॉस्फेट ही तो नजर आ रहा है। शुगर और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है ना, ये सुनो। तो डीएनए Yes, का स्ट्रक्चर अभी है सही। अगर एक लेडर है तो इस लेडर की जो बैकबोन है, इस लेडर के जो आर्म्स हैं, इस लेडर की जो साइड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट्स। यस और नो, एक एक कीवर्ड बता रहा हूं मेरे बच्चे, भूलना नहीं है। शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं। आर वी ऑल क्लियर? Yes, sir. अभी हाँ, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं Yes, आ रही है sir. मुझे? यस सर, समझ आ गया। बेटा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होता है मुसलसल। कभी फर्जा की आवाज गायब होती है, कभी अबिया की, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। मुझे चारों की आवाज सुननी है। अच्छा, अब आ जाए अगली बात। अगली बात ये है जो वाटसन क्रिक ने बताई, और बल्कि वाटसन क्रिक के बाद इसमें एक और बंदा ऐड हुआ जिसका नाम है शरगाफ। शरगाफ, शरगाफ। सर पहले ये बना लें। नहीं अभी नहीं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, पूरा तो कंप्लीट करने दो मैंने। शरगाफ ने ये बताया कि लेडर के साइड्स तो तुमने बना लिए, अब स्टेप्स भी तो बनाने। स्टेप्स अभी तक आप देखें कि स्टेप जुड़े हुए नहीं है। आपको लग तो रहा है कि स्टेप बन रहे हैं, लेकिन स्टेप अभी तक जुड़े हुए नहीं है। तो स्टेप कैसे बनेंगे? तो स्टेप बनाने में शुगर फॉस्फेट का रोल नहीं होगा, बल्कि किसका रोल होगा? नाइट्रोजिनस बेसिस का। Base. बेस का। ठीक है जी। और नाइट्रोजिनस बेसिस अपनी पेयरिंग के जरिए स्टेप्स बनाएंगी। कैसे, ये समझना है। तो शरगाफ ने बताया कि कोई भी नाइट्रोजिनस बेस किसी से पेयर नहीं करेगी, बल्कि ये पेयरिंग हाईली स्पेसिफिक है। एडिनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन, और वाइस वर्सा। दोबारा सुना, देखो वो नाइट्रोजिनस बेस वाले पे चले जाएं जरा। चार तरह की बेसिस थी ना, ये एडिनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन। देखो एक प्यूरिन में से आ रही है और एक पिरिमिडीन में से आ रही है, नजर आ रहा है तुम लोगों को? और साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन। सी हमेशा जी के साथ पेयर। अब यहां से बच्चों को ना कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, इसीलिए पहले मैंने निमोनिक बताया था ताकि तुम लोगों को ये याद हो। यानी उनको पेयरिंग और इसमें मिक्स हो जाता है कि कौन सी प्यूरिन थी कौन सी पिरिमिडीन थी। अब पुग्गा वाला बात से याद रहेगा कि यार ग्वानिन और एडेनिन जो है वो प्यूरिन थी, और पीसीटी वाली बात से याद रहेगा कि पिरिमिडीन और में साइटोसिन और थायमीन आती है। लेकिन जब पेयरिंग की बात करेंगे तो समझाना ये है कि एक बेस डाइसाइक्लिक और एक बेस मोनोसाइक्लिक आपस में पेयर करती है। तो एडेनिन उसमें हमेशा थायमीन से पेयर करेगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगी। एम आई क्लियर टू यू? यानी एक मोनोसाइक्लिक एक डाइसाइक्लिक से, लेकिन कौन सी किससे करती है याद रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है। अब यहां तक आते जाते ना बच्चा भूल जाता है कि क्या ए और टी दोनों प्यूरिन थी? नहीं, ए और टी में से अगर आपको पुगा याद है तो आपको याद आ जाएगा कि एडेनिन जो है वो प्यूरिन थी और थायमीन जो है वो पिरिमिडीन बेस थी। तो शरगाफ ने बताया कि जो बेस पेयरिंग है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। यानी अगर एक न्यूक्लियोटाइड यहां वाला एडेनिन है तो इसके सामने लाजमी कौन होगा? थायमीन। अगर यहाँ सामने वाला गुआनिन है तो उसके लाजमी सामने क्या होगा? क्योंकि ये किसी और से पेयर ही नहीं करेगा, यहाँ पर साइटोसिन आएगा तभी पेयरिंग होगी। इसी तरह अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ भी क्या होगा? साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा? गुआनिन। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? थायमीन। और यहाँ थायमीन है तो क्या होगा? एडेनिन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही आपस में पेयर कर सकते हैं। एडेनिन और थायमीन के दरमियान होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सबहात इंफॉर्मेशन हजम हो रही है? जी सर। ये ज्यादा लग रही है? नहीं सही। क्या काम है? एडेनिन और थायमीन जो पेयर करते हैं, बॉन्डिंग के नाम भी याद रखने, तो वो किससे पेयर करते हैं बेटा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि साइटोसिन और गुआनिन जब पेयर करते हैं तो दे पेयर बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरा बोलना, ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में फर्क है।
समझ में आ रही बात? जी सर। जी जी सर। ये डायग्राम बनाने में मेहनत जरूर लग रही है मेरी, लेकिन आपको डायग्राम ही से सब कुछ याद रहेगा। ठीक है जी, ये बन गए स्टेप्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से लैडर जो है वो खड़ी हो गई। अब शरगाफ ने पहले तो ये कहा कि भाई स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है, कोई भी किसी के साथ पेयर नहीं कर जाएगा, बल्कि पेयरिंग हमेशा इस हाईली स्पेसिफिक तरीके से होगी। अब उसने इस अपने रूल में एक बात और भी कही जो बड़ी ऑब्वियस है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 थाइमीन है, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 थाइमीन है, तो उसके दूसरे स्ट्रैंड पर एडेनिन कितने होंगे? 1000। 1000। क्या लॉजिक है इसकी फर्जा? फर्जा इसकी लॉजिक क्या है बेटा कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 एडेनिन है, तो इन्होंने बच्चों ने बताया कि दूसरे स्ट्रैंड पर थाइमीन भी 1000 होंगे। क्या लॉजिक है इसकी? क्या हो गया? फर्जा कहां चली गई? फर्जा, हेलो हेलो हेलो, जी सर। फर्जा कहाँ मर गई? जी निम्रा, आप बताएं क्या लॉजिक है बेटा इस बात की? आपने कैसे कहा कि एक पे 1000 एडेनिन है तो दूसरे पे थाइमीन भी 1000 होंगे? क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही बॉन्ड करेगा, तो इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयरिंग करता है, तो अगर 1000 एडेनिन एक सीक्वेंस में है तो वो थाइमीन जब तक सामने 1000 नहीं होंगे तो पेयर कैसे करेगा? तो इट मींस इट इज वेरी ऑब्वियस। तो शरगाफ ने क्या कहा? शरगाफ ने ये बता दिया, शरगाफ ने ये बता दिया कि भाई डीएनए पर जो स्टेप्स बनते हैं इस लैडर के, वो बनते हैं किसके थ्रू? द नाइट्रोजीनस बेसिस के थ्रू, जो स्पेसिफिक वे में पेयर करते हैं। और अगर एक स्ट्रैंड पर मौजूद किसी एक बेस की क्वांटिटी आपको पता चल जाए, तो दूसरे स्ट्रैंड पे मौजूद उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगी आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि एक स्ट्रैंड पर 30% एडेनिन है, तो डेफिनेटली दूसरे स्ट्रैंड पर 30% थाइमीन होगा। अगर एक स्ट्रैंड पर 20% ग्वानिन है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे 20% साइटोसिन होगा। आर बी ऑल क्लियर? इज दिस क्लियर एंड लॉजिकल? यस सर। अब एक हाँ आखिरी सर। सवाल रह गया। फरजा, तुम्हें अब आवाज आ रही है? किधर हो तुम? जी सर, आ गई आवाज। कहाँ चली गई थी तुम यार? तुमसे सवाल में पूछा था सर तुम्हारी। मैं दोबारा कनेक्ट कर रही थी। तुम्हें समझ में आया ये स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किससे पेयर करेगा? और शरगाफ का रूल कि एक स्ट्रैंड पर जितनी अमाउंट एक बेस की होगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यानी जिससे वो पेयर करती है, दूसरे स्ट्रैंड पर उसकी अमाउंट उतनी ही होगी। जैसे अगर एक जी स्ट्रैंड पर 1000 ग्वानिन के मॉलिक्यूल हैं, तो दूसरे स्ट्रैंड पर साइटोसिन के मॉलिक्यूल भी 1000 होंगे। यस और नो? जी सर। अब एक आखिरी सवाल रह गया कि भाई ये लैडर तो सीधी सीधी खड़ी हुई है, तो ये लैडर ट्विस्ट कैसे कर जाती है? ये लैडर टेढ़ी कैसे हो जाती है? हेलिकल कैसे हो जाती है? ये सीधी क्यों नहीं खड़ी रह पाती? तो उसका जवाब इस स्ट्रक्चर में खुद आपको नजर आ रहा है। जरा आप गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में जो स्टेप्स हैं, उसमें कहीं कहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहीं कहीं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी लैडर के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं पर वीक है, कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर वीक है, कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर वीक है। यानी ये यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। आप इमेजिन करो एक सीढ़ी है, अब सीढ़ी में कहीं पर तुमने स्टेप छोटे बना दिए हैं, कहीं पर बड़े बना दिए, कहीं पर जब छोटे बनाओगे तो आर्म करीब आ जाएगा, जब बड़े स्टेप्स बनाओगे दरमियान में तो आर्म्स दूर हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाते जा रहे हो और सीढ़ी भी लंबी है, तो क्या वो सीढ़ी जो है जैसे जैसे लंबी होती जाएगी वो सीधी खड़ी रह पाएगी? स्टेबल रह पाएगी? बोलो भाई। अगर उसके नहीं सारे सर। स्टेप्स नो बराबर सर। नहीं है, बल्कि कहीं स्टेप छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, बड़े, तो अल्टीमेटली जब आप उस सीढ़ी को लंबाई में खड़ा करोगे सीधा, तो आप देखेंगे कि वो सीढ़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स पे फोर्सेस बराबर से ब्रेक नहीं हो, डिवाइड नहीं हो रहे। यही वजह है कि डीएनए के अंदर जब हम देखते हैं कि जगह जगह ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जगह जगह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जगह जगह पर बिटवीन दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, कहीं कहीं पर वीक है। तो बेटा ये जो अनइक्वल फोर्सेस हैं इन बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, अनइक्वल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्सेस हैं, ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट नहीं खड़ा रहने देती, बल्कि ये
फ्री स्पेस मिलने की वजह से ट्विस्ट कर जाते हैं, ये फ्री स्पेस मिलने की वजह से टेढ़े हो जाते हैं, फ्री स्पेस मिलने की वजह से हल्का सा इनमें एंगल आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है। एंड और ये हर ट्विस्ट यूजुअली हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है। 10 न्यूक्लियोटाइड का मतलब हर 10 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ तक इतनी फोर्स अनबैलेंस हो जाती है कि स्ट्रैंड्स को खड़ा रखना, सीधा रखना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम देखते हैं कि हर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद अप्रोक्सीमेटली एक टर्न, एक ट्विस्ट जो है वो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में प्रोड्यूस होता है। एंड दैट्स हाउ दिस मॉडल of straight ladder twisted to form a ladder like this. Am I clear? Yes, sir. So that's primarily due to the unequal forces of attraction between the nitrogenous bases of two complementary strands. आप मेरे वर्ड्स को कैच कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? Between the nitrogenous bases of two complementary strands. And when I say unequal forces, these are the unequal forces of hydrogen bonds, because thymine and adenine are paired with 2 hydrogen bonds and cytosine guanine are paired with 3 hydrogen bonds. Am I clear to everybody? तो सर Yes, 3 वाली sir. ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन 2 वाली। जी हाँ, बिल्कुल। अब you can draw this structure, label it properly, whatever you have learned up till now you can note it down, then we'll move forward. सरगाफ रूल को अलग से मेंशन कर लेना, डीएनए का स्ट्रक्चर बना लो, बॉन्ड्स लेबल कर लो। सर वो जो आपने अनइक्वल फोर्सेस वाली और बात करी उसको जरा लिख देना ताकि कीवर्ड्स याद रहें। सब कुछ मैं लिख दूं, खुद लिखो। लिख दूं मैं। सर वो मीटिंग आपसे शायद हो नहीं पाई थी, तो सर हमने ये डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सारे A2 के स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं एग्जाम से, लोग सबकी छुट्टी होगी। उसके बाद फिर ये लोग वापस रिज्यूम करेंगे 2 नवंबर से। उसके बाद फिर 14 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक इनके MCQ से छुट्टी होंगे, और वो जो बीच में गैप आएगा 2 नवंबर से 14 का 12 दिन का, उसमें ये लोग पढ़ेंगे A2 कंप्लीटली। एंड ट्यूजडे को वेलकम पार्टी के बीच लेक्चर है 7 ऑनवर्ड्स, तो प्लीज सर आप आ जाइएगा। सारे टीचर्स आ रहे हैं तकरीबन, आप आएंगे तो अच्छा भी लगेगा सब बच्चों को और हमें भी। हो गया बेटा? नो सर। निमरा नोट कर लिया बेटा? सर अभी कर रही हूँ। फर्जा आपने किया बेटा? जी सर कर रही हूँ।
सर वो अनइक्वल फोर्सेस वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। नाइट्रोजन बेसिस में जब पेयरिंग होती है तो यू कैन सी कि एडेनिन एंड थाइमिन आर पेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स whereas cytosine and guanine are paired by 3 hydrogen bonds, so that creates an unequal balance between two strands, two complementary strands, that results in twisting of the two strands, and this twisting normally occurs after every डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है और यही सीक्वेंस चलती रहती है हजारों न्यूक्लियोटाइड्स तक। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं।